Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss Bohr's atomic model. As the name indicate, Bohr's atomic model it is related to atomic structure and was developed by Niels Bohr in 1913. So it is called Bohr's atomic model. अब जब इससे पहले रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया था जिसमें आप कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो कि बहुत बड़ा काम था, लेकिन दोबारा से फिर बोर्स को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने अपना मॉडल पेश किया। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था, अगरचे उसने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स का मतलब यह है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रह गए थे जिसकी वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी इशू। अब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्विंग कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑर्बिट में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट कर रही हैं तो ये एनर्जी लॉस कर रही हैं। अगर ये एनर्जी लॉस कर रही हैं तो ये ऐसे न्यूक्लियस में गिर कर तबाह क्यों नहीं होते कि इसका जो स्पेक्ट्रल आ रहा है वो तो लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, तो फिर इसका लाइन स्पेक्ट्रम कैसे आ सकता है? इसका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए। और इनकम्प्लीट एटॉमिक स्ट्रक्चर है। उसने ये नहीं बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल है इसमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे हुई है, जो बाद में नील बोर साहब ने एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन फिर नील बोर्स के एटॉमिक मॉडल से मिली है। बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम which is called Bohr's atomic model. बोर सर से ये गलती हो गई कि उसने अपना मॉडल जो था वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया अप टू हाइड्रोजन एटम, और चूंकि बोर सर ने दिया था इस वजह से ये कहलाने लगा बोर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये न्यूक्लियस के गिर्द, अब चूंकि उसने हाइड्रोजन लिया था जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे स्पेसिफिक ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन स्पेसिफिक पाथ। उस पाथ को नाम भी दिया जिसको ऑर्बिट्स कहते हैं, या फिर उसका आप शेल का नाम भी दे सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इज वन ऑफ दीज ऑर्बिट, वन ऑफ दीज का मतलब है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं ये एक से ज़्यादा भी पॉसिबल है, इसकी एनर्जी फिक्स होती है। ये पहले रदरफोर्ड एटॉमिक में कंफर्म नहीं था, उसने ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया था कि जब ये रिवॉल्विंग कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस तो वो एनर्जी गेन करता है, लॉस करता है या फिक्स होती है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा था। ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट which is closest to the nucleus, its energy is minimum. दूसरा उसने ये बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब वाले शेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग कर रहा है, घूम रहा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और ये इसका ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम होगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होता है और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम क्यों होती है? मिनिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जी इस वजह से होती है क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल पोजीशन पर होता है, यानी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा ये उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और यहाँ पर शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक फोर्स डेवलप होती है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर आप इसको इस शेल से इसमें लाना चाहेंगे तो लाजमी बात है आप इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रही हैं, कम कर रही हैं, तो ये हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा। ये जो दूसरा नंबर शेल आएगा ये हायर एनर्जी स्टेट हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि शेल हो जाएगा। यही बात नील बोर्स ने अपने मॉडल में दी है कि द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी। जितना दूर होगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनर्जी
केमिस्ट्री में जिस चीज़ की ज़्यादा होती है वो उतना ही हाईली अनस्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है वो हाईली स्टेबल कंसिडर किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई स्पेस इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। उसने ये भी बताया कि अगर दो ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रह सकता है, दूसरे ऑर्बिट में भी रह सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं कर सकता कि इनके दरमियान किसी लेवल में रहे। यानी कि ऑर्बिट जो है, जो शेल है, ये फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं और यहाँ पर एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है, तो इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान में नहीं रह सकता। जैसे यहाँ पर अगर हम देख लें, ये फर्स्ट नंबर शेल आता है और उसके बाद आता है दूसरा। अब इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट में रहेगा या सेकंड में रहेगा, इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स एनर्जी होती है, चाहे पहला शेल है, दूसरा है, तीसरा है, सबकी एनर्जी फिक्स होती है और इस वजह से इन शेल को हम नाम दे सकते हैं एनर्जी लेवल। सो एक्चुअल में ये बात सामने आ गई कि जो शेल है या जो ऑर्बिट है ये एक्चुअल में एनर्जी लेवल है। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा एनर्जी लेवल कम होगा, जितना न्यूक्लियस से दूर होगा, फासले पर होगा, एनर्जी लेवल हाई होगा। इसकी वीडियो मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूं, आप वहां पे देख सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में। द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। तो जो शेल न्यूक्लियस के सबसे करीब आता है उसको नाम दिया के शेल। यहां पर दो क्वेश्चन जो है एराइज हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि जो शेल के नाम है ये के शेल से क्यों स्टार्ट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर पहला शेल हम न्यूक्लियस के करीब वाले शेल को कंसिडर करते हैं तो जो फार अवे शेल होते हैं उसको पहला क्यों नहीं लेते। इसे हम जैसे न्यूक्लियस के करीब आते जाएं न्यूक्लियस का शेल जो है इंक्रीज होता जाए। तो सबसे पहली बात कि के शेल से यानी जो नाम है ये के शेल से क्यों दिया गया है। सबसे पहली बात कि आम तौर पर उस टाइम जो आम नोटेशन इस्तेमाल किए जा रहे थे ABCXYZ, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो थे वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में, अपने मॉडल में इस तरह के नाम दे रहे थे। तो इस कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए ये कि ये बाकी जो नोटेशन है उनके साथ ये कंफ्यूज ना हो, इस वजह से के का नाम दिया। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो ये है कि नील बोर सर एक्चुअल में उस टाइम ये नहीं जानते थे कि जिस शेल को जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है मैं फर्स्ट नंबर का शेल का नाम दे रहा हूं। लेट्स सपोज अगर मैंने इसको ए शेल का नाम दिया, कल को कोई और शेल जो इससे भी ज्यादा न्यूक्लियस के करीब हुआ वो डिस्कवर किया गया तो फिर उसको क्या नाम देंगे। अगर मैंने इसको ए का नाम दिया हो तो यहां पर कंफ्यूजन पॉसिबल है, क्रिएट हो सकती है। तो इस कंफ्यूजन को भी खत्म करने के लिए उसने क्या नाम दिया, के शेल। तो डिफरेंट रीजन बताए जाते हैं, उसमें से दो जो है ये है। फर्स्ट के शेल या इस तरह के नोटेशन जो थे, अब मैथ्स में आप देख लें ABCXYZ मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, फिजिक्स में भी इस्तेमाल हो रहे थे, तो इस वजह से उसने के शेल का नाम दिया। दूसरी रीज़न ये कि अगर इससे पहले कोई शेल डिस्कवर होता है जो कि न्यूक्लियस के मज़ीद करीब हो तो उसके लिए भी ऑप्शन हमारे पास, जैसे जे का या इससे एक ही तरफ आए, ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हो। और इसमें द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। इसी तरह जो सेकंड शेल होता है इसका भी एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब ये ऐसे नहीं होता कि जहां पर इलेक्ट्रॉन की मर्जी है अराउंड द न्यूक्लियस मूवमेंट करे, नो, ये बोर्स ने फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक डिस्टेंस दी है कि अगर आप न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट शेल। इसी तरह उसने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर ले कि उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक न्यूक्लियस से अगर ये 0.529 है
तो लाजमी नहीं है कि अगर आप 0.529 एंगस्ट्रॉम को क्या कर ले, इसको डबल कर ले तो ये शेल आएगा। नो, ये वाला जो शेल है, जिस तरह से अगर आप डबल करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस आता है, ये इससे ज़्यादा फासले पर होता है। तीसरा अगर आप देखते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो दूसरे और तीसरे में इससे ज़्यादा होगा। इसी तरह तीसरे और चौथे में जो है इसकी निस्बत क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसने स्पेसिफिक एक इक्वेशन दी है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अ शेल और ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब जितना शेल दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी, एनर्जी लेवल हाई होता जाएगा और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो भी ज़्यादा होगी। लेट सपोज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा यहाँ पर है, तो ऑटोमेटिकली इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी और ये हाईली अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, which will of course be greater than the first shell, and electron present in it will also possess greater value of energy। वही बात आ रही है कि जितना शेल दूर होगा एनर्जी ज़्यादा होगी और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ऑफ कोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन में आल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड और हायर शेल। थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है, फिफ्थ में भी हो सकता है। अब रदरफोर्ड ने ये नहीं बताया था, जिसमें एज अ ड्रॉबैक आप ले सकते हैं। तो नील बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या किया, उसने बताया कि जो शेल होते हैं ये हम सब डिवाइड कर सकते हैं, किस चीज़ में, सब शेल में, या फिर हम उसको नाम दे सकते हैं ऑर्बिटल्स। फिर आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पहले शेल में कितने सब शेल होंगे, यानी पहला जो शेल होगा उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दूसरा कितने में कर लेंगे। उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। क्यों? क्योंकि जो द नंबर ऑफ सब शेल होते हैं किसी भी शेल में वो बराबर होते हैं टू द वैल्यू ऑफ n फॉर दैट शेल। n का मतलब है कि अगर पहला शेल है तो इसकी n वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और अगर दूसरे नंबर की शेल की बात कर रही हैं तो दूसरे नंबर शेल की n वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तीसरे नंबर शेल की बात कर रही हैं तो तीसरे नंबर शेल की n वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब पहले शेल की n वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि पहले शेल में मौजूद सब शेल की तादाद भी 1 होगी। सेकंड नंबर शेल में जो कि s होगा, सेकंड नंबर शेल में सब शेल की तादाद कितनी होगी, 2 होगी, और उसमें एक होगा s और दूसरा होगा p। और अगर आप तीसरे शेल की बात करते हैं तो तीसरे शेल में 3 सब शेल होते हैं, उसमें s p d। इसी तरह फोर्थ शेल में, अब फोर्थ शेल मीन्स के n इज इक्वल टू 4, तो उसमें भी सब शेल की तादाद कितनी होगी, 4 होगी। इसी तरह 5 6 के लिए भी आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये है कि एटम को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसको अगर आपने देखना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया जाता है। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल की समरी हम इस तरह से बयान कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, जिसको हम ऑर्बिट या फिर शेल का नाम देते हैं, विदाउट लॉसिंग एनर्जी। यानी जब ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल में होते हैं तो ये एनर्जी गेन या लॉस नहीं करते हैं। और दूसरा उसने कहा था कि ये इन द बीच भी नहीं रह सकते, इन द मिडल ऑफ 2 ऑर्बिट नहीं रह सकते। तो ईच ऑर्बिट है स्पेसिफिक एनर्जी, क्वांटाइज होता है। क्वांटम मीन्स एक पॉकेट फॉर्म में इसको एनर्जी मिलनी चाहिए। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पे रह सकते हैं, सेकंड फ्लोर पे रह सकते हैं, अब बिटवीन द फ्लोर आप नहीं रह सकते। तो बिटवीन द फ्लोर जैसे आप नहीं रह सकते, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी बिटवीन ऑर्बिट नहीं रह सकता। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ स्पेसिफिक एनर्जी होती है एंड इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन ऑर्बिट। जब ये ऊपर से नीचे आएगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस, तो ये एनर्जी जो गेन की हुई होती है वो लॉस करेगा। और अगर ये फ्रॉम लोअर एनर्जी यानी न्यूक्लियस के करीब वाले शेल से हायर में जंप करेगा तो ये एनर्जी गेन करेगा। वो एनर्जी क्या होनी चाहिए,
वो होनी चाहिए क्वांटाइज, एक पॉकेट की शक्ल में होनी चाहिए। एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब उसने जब ये बात बता दी कि एनर्जी क्वांटाइज होती है, जो क्वांटाइज मीन्स के इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट होती है, तो ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई कि जो स्पेक्ट्रल लाइन हमारे पास आ रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, दीज आर द पॉकेट ऑफ एनर्जी जो गेन कर लेते हैं या फिर क्या करते हैं, एमिट करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम में लाइन इस वजह से आ रही हैं। चौथा उसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन डू नॉट स्पायरल इनटू द न्यूक्लियस, क्यों नहीं गिरते हैं न्यूक्लियस में, बिकॉज दे फॉलो क्वांटाइज ऑर्बिट्स। और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो हायर ऑर्बिट में जाते हैं, और अगर एमिट करते हैं तो वापस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 1 है, यानी हर एक जगह पे जो आपको डिजिट दिखाई दे रहा है, ये आपको बता रहा है कि कौन से नंबर शेल की आप बात कर रही हैं। लेट सपोज आप बात कर रही हैं 1s की, तो ये पहला नंबर शेल है। अब इसमें n वैल्यू 1 है, तो इसमें सब शेल कितने हैं, देखो 1 है, ठीक है। और अगर आप दूसरे शेल की बात कर रही हैं, तो दूसरे शेल में सब शेल की तादाद जो है वो 2 है, एक s हो गया और दूसरा जो है वो p हो गया। इसी तरह अगर आप तीसरा देख लें, तो तीसरे में 3 सब शेल है, चौथे में 4 सब शेल है। इसी तरह अगर आप 5 में देखें तो उसमें 5 सब शेल है, छठे में 6 और 7वें में 7, 8वें में 8, यानी कि 8 नंबर शेल पे अगर आप जाएंगे तो उसमें सब शेल की तादाद कितनी होगी, 8 होगी। यही बात नील बोर सर ने बताई है। तो इसकी मदद से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन? Electronic configuration is the arrangement of electron in an atom's shell. Electronic configuration arrangement of electron है किसी भी एटम के शेल में जो एनर्जी लेवल होते हैं, और एनर्जी लेवल में चूंकि हम जानते हैं कि सब शेल होते हैं, तो ये शेल में और फिर सब शेल में इनकी अरेंजमेंट जो होती है अकॉर्डिंग टू द 3 प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड अफबाउ प्रिंसिपल, Pauli exclusion principle and Horn's rule. It determine an element's chemical properties and reactivity. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन डिसाइड करते हैं कि किस इलेक्ट्रॉन ने कितने बॉन्ड्स बनाने हैं और ये कितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जैसे अगर आप 1s कहते हैं कि 1s1, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्टिविटी बताता है आपको। लेकिन अगर आप हेलियम की तरफ आते हैं 1s2, इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट है, स्टेबल है। आप नियॉन की बात करते हैं तो ये रिएक्टिविटी भी आपको बताता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर आप ऑक्सीजन का देख लें 1s2, 2s2, 2p4, which means कि 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल के शेल, देखो 1s2, फिर 1 शेल में 1 सब शेल हो सकता है, तो फिर उसके बाद हम आएंगे सेकंड पे जिसमें 2 हो सकते हैं। तो 2s2, 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एनर्जी लेवल एल शेल में हो सकते हैं। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 + 2 6। इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी ये 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो फिर ये स्टेबल हो सकता है। तो ये रिएक्टिविटी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से हम मालूम कर सकते हैं। अब व्हाट इज़ अफबाउ प्रिंसिपल? अफबाउ प्रिंसिपल ये है कि लेट सपोज अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब ये शेल सारे मौजूद होते हैं, ये डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो शेल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो शेल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है किसी एटम में तो उसके लिए अवेलेबल है 1s, 2s, 2p, ये सारे जो सब शेल होते हैं ये अवेलेबल है। अब अगर ये अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये एक्सप्लेन किया है अफबाउ प्रिंसिपल ने। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल द सब शेल विच हैज लोएस्ट एनर्जी।
जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। अब इन सारे सब शेल में अगर हम देख लें, ऑर्बिटल में हम देख लें, तो इसमें सबसे कम एनर्जी जो है वो 1s की है। तो इसका मतलब है कि 1s में फर्स्ट आएगा और दूसरा जो आएगा वो भी इसी में आएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में 10 आ सकते हैं और F में 14 आ सकते हैं। इसी तरह जब तीसरा आएगा इन दो को फिलअप करने के बाद, अब जब तीसरा आएगा वो सेकंड नंबर शेल में आएगा। अब सेकंड नंबर शेल में 2s भी अवेलेबल है और 2p भी अवेलेबल है। याद रखें कि s की एनर्जी p से कम होती है, तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल द ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी जो है 2s की होती है, तो ये आ जाएगा 2s में, दूसरा भी आ जाएगा 2s में। ये फिलअप होने के बाद अब जब तीसरा आएगा वो p में आएगा, चौथा भी, पांचवा, छठा, इसी तरह से ये p को फिलअप करेगा। p को फिलअप करने के बाद ये 3s में आएंगे, फिर 3p में आएंगे, फिर 3d में, ठीक है। लेकिन 3p के बाद 3d आना चाहिए, लेकिन यहां पर अगर आप देख लें तो 4s में आ रहा है। अब यहां पर ये कंफ्यूजन क्यों है? इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। अकॉर्डिंग टू n+l रूल अगर आप देख लेते हैं 4s और 3d को, तो 4s ऑर्बिटल जो है ये फर्स्ट फिल होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें पहले आएगा, फिर बाद में 3d में जाएगा। अब ये तीसरा शेल छोड़ के चौथे शेल में क्यों जा रहा है? बिकॉज इट हैज लोअर n+l वैल्यू। अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज n+l वैल्यू, तो वो मैं आपको समझा देता हूं कि फॉर 4s n+l वैल्यू जो है, n एक्चुअल में आपको बताता है कि कौन से नंबर का शेल है, और जो l है ये आपको बताता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल, p, d एंड f ऑर्बिटल। तो उसमें s की जो वैल्यू है वो है 0। ये याद रखें कि s की वैल्यू जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, s की वैल्यू है 0, p की वैल्यू है 1, d की वैल्यू है 2 एंड f की वैल्यू है 3। तो यहां पर अगर आप इसको सम अप कर लेते हैं, अब देखिए 4 n इज इक्वल टू 4 एंड l इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 3d प्लस n+l वैल्यू अगर हम देख लें तो ये आ जाएगा 5। तो जिसकी लोवेस्ट n+l वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन उसी में आएगा। लिहाजा इस वजह से कि चूंकि 4s की n+l वैल्यू 3d की वैल्यू से कम है, इसमें आता है। दिस रूल स्टेट दैट व्हेन कंपेयरिंग ऑर्बिटल द वन विद द लोअर सम ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n and angular momentum quantum number L will be filled first। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इसमें आएगा। यानी अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, दूसरा s के लिए इसकी वैल्यू 0 है, तो 4 + 0 इज इक्वल टू 4। और 3d के लिए अगर आप देख लें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, n वैल्यू क्या हो गई 3, और p की वैल्यू होती है क्या 1 एंड d की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 3 + 2 आता है 5, और यहां पर हमने देख लिया 4। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, बिकॉज इट हैज लोअर n+l वैल्यू कंपेयर टू 3d विच हैज 5 n+l वैल्यू। सो द इलेक्ट्रॉन विल फिल द 4s ऑर्बिटल बिफोर द 3d ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू द अफबाउ प्रिंसिपल। दूसरा हमने देखा पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। व्हाट इज पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, no two electron in an atom have the exact same quantum number। किसी भी क्वांटम नंबर की तादाद, टोटल जो क्वांटम नंबर है these are 4। अब इनकी तादाद 4 है, तो किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते कि जिनके 4 क्वांटम नंबर इक्वल हो, ऐसा नहीं हो सकता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, लेकिन इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम मींस कि एक
क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं 1s2। अब इसके बाकी तीनों जो क्वांटम नंबर है वो इक्वल है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इनका डिफरेंट है। एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह 2s में भी अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन देख लें, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि 1s2 में क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज रख लेते हैं, लेकिन 2s में ऐसा करते हैं कि दोनों को सेम स्पिन देते हैं, दोनों को क्लॉकवाइज रखते हैं या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं। जो घड़ी की सिमत में घूमते हैं उसको क्लॉकवाइज, और जो घड़ी के मुखालिफ सिमत में घूमते हैं उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो फिर ये पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा, लिहाजा ये गलत होगा। या अगर आप कहते हैं कि ये दोनों ऐसा रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये पहले हमने क्लॉकवाइज रखे थे अब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी इनकरेक्ट कंसिडर किया जाता है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई अ गिवन ऑर्बिटल, द 2 इलेक्ट्रॉन हैव ऑपोजिट यानी एंटी पैरेलल स्पिन। तीसरा हमने देखा हॉर्न्स रूल। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन फिल अ सब शेल सिंगली बिफोर फॉर्मिंग एनी पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में जाने से पहले अगर ऑर्बिटल अवेलेबल है तो वो सिंगल को फिल करेगा, फिर उसके बाद जाके क्या करेगा, फिर उसके बाद जाके पेयर अप करेगा। ईच इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैज द सेम स्पिन। देखिए यहाँ पर 1s2, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 1s2 फिल करना है, 2s2 भी फिल हो गया। अब 2p3 में अगर 3 ऑर्बिटल अवेलेबल है, इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो इस वजह से हम इनको नाम दे सकते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। अब वो 2px में आए, 2py में आए या 2pz में आए, डजेंट मैटर। लेकिन जब दूसरा आएगा तो वो पहले उस ऑर्बिटल में नहीं जाएगा जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखो हॉर्न्स का मतलब सिंपल सा मतलब जो मैं आपको समझा देता हूँ। हॉर्न्स की एक किताब में लिखी हुई है कि हॉर्न्स का मतलब ही यही है डॉग। अब डॉग का मतलब यहाँ पे क्या मतलब निकालता है कि अगर एक घर में पहले से एक कुत्ता मौजूद है तो दूसरा आने वाला कुत्ता बजाय इसके कि उस घर में जाए जिसमें पहले से कुत्ता मौजूद है, ये ऐसे घर में जाएगा कि जिसमें कुत्ता नहीं है, जो फ्री होगा, जो सिंगल वहाँ पे रहेगा। इसी तरह अगर इन दोनों में है तो तीसरा आने वाला कुत्ता जो है तीसरे घर में जाएगा, ना कि इन दोनों घरों में जिसमें पहले से एक एक इलेक्ट्रॉन। जैसे कुत्तों की दरमियान रिपल्शन होती है, ऐसे इलेक्ट्रॉन की दरमियान भी रिपल्शन होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिलअप कर लिया, लेकिन विद अ पेयर। ये पेयर में जब फिलअप करता है तो ये अकॉर्डिंग टू हॉर्न्स रूल पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात ये कि उसने ये भी कहा था कि अगर तीनों जो है सेपरेट ऑर्बिटल में जा रही हैं तो तीनों की जो स्पिन है वो भी सेम होगी। सेम का मतलब है कि अगर ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्लॉकवाइज होना चाहिए इसके जैसा, या अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए। इस रूल को हम क्या कहते हैं? हॉर्न्स रूल कहते हैं। इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर सकते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपने देख लिया कि N+L रूल को आपने फॉलो करना होगा अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जदीद अप्रोच से हमें क्या पता चला है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में है तो चार्ज पार्टिकल, सो हम इसको एज अ चार्ज क्लाउड्स लेते हैं जिसकी लोकेशन अराउंड द न्यूक्लियस तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये अब ये न्यूक्लियस है, ये अभी इसी वक्त यहाँ पर है, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। अब इस शेल में आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। कभी भी आप 100% सर्टेनिटी के साथ आप ये नहीं कह सकते। ओके, सर्टेनिटी की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कि चार्ज्ड क्लाउड्स है। क्लाउड्स का मतलब है कि आप एक प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, आप एक चांस लगा सकते हैं कि यहाँ पर इसके मिलने के चांसेस ज़्यादा है। कहाँ पर ज़्यादा होंगे? जहाँ पर आपको क्लाउड्स दिखाई देते हैं। व्हाट डज इट मीन? क्लाउड मीन्स कि अगर आपने देखा हो सीलिंग फैन पे आप देखते हैं जब ये ऑफ होता है तो इसके जो फैन होते हैं
ये आपको क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर आप विद हाई स्पीड जब ये ऑन करते हैं, ये रोटेट होता है, फिर आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि अभी ये वाला ये पोजीशन है, तो आपको क्लाउड दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि क्लाउड के बावजूद उसका जो बेक एरिया होता है वो भी आपको दिखाई देता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है जिसकी साइज बहुत ही कम होती है, -31 10⁻⁻³ किलोग्राम। तो ये चार्ज क्लाउड आप ले सकते हैं, जैसे आप सीलिंग फैन के जो पर होते हैं जिस तरह से वहाँ पे आपको क्लाउड्स दिखाई देते हैं, ये भी ऐसे क्लाउड्स में आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% प्रिडिक्शन के साथ नहीं। अब ये 100% क्यों नहीं? क्योंकि हम वायलेशन नहीं कर सकते। तो ये एक्सप्लेन किया है हेजनबर्ग ने। उसने एक प्रिंसिपल दिया है कि it is impossible to determine the exact position and the momentum of a subatomic particle। subatomic particle means के इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हैं कि बैक वक्त आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते विद ग्रेट एक्यूरेसी। क्योंकि जब आप पोजीशन मालूम करते हैं उससे मोमेंटम डिस्टर्ब होता है, मोमेंटम देखते हैं तो उससे पोजीशन डिस्टर्ब होता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ सर्टन प्रोबेबिलिटी, चांसेस हो सकते हैं ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पर इस डिस्टेंस में पॉसिबल है, हो सकता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? उस पोजीशन को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल इज़ द पोजीशन around the nucleus of an atom where the probability of finding electron is maximum। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो उसको हम नाम देते हैं क्या? ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पर आपको न्यूक्लियस दिया है, फर्स्ट शेल की एन वैल्यू क्या हो गई 1, सेकेंड की 2 और इसी तरह 3, 4। अब पहले मैं बता चुका हूँ कि जो न्यूक्लियस के करीब होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन के साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है और ये स्टेबल है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इसकी निस्बत बहुत कम है, इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। ये हायर एनर्जी लेवल में गया ही इस वजह से है क्योंकि यहाँ से उसने एनर्जी गेन करके यहाँ पर जंपिंग की है अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो E1 सबसे कम, E2 फिर उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी? जितना नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आप 5वें छट्टे में देखना चाहते हैं तो छट्टे की एनर्जी 5वें की निस्बत ज़्यादा है। इसी तरह 4 की 3 से, 3 की 2 से और 2 की E से ज़्यादा है। अब कौन से नंबर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इसके लिए साइंसदानों ने एक फार्मूला दिया है 2n²। बहुत ही आसान है। n का मतलब जानते हैं आप? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मींस नंबर ऑफ शेल। पहले शेल में देखना चाहते हैं तो आप n की जगह पे क्या लगा लेंगे? 1। तो क्या हो जाएगा? 2n²। पहले शेल में देखना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पर इससे आ जाएगा 1, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आपको मिल जाएगा क्या? 2। इसका मतलब है कि के शेल यानी फर्स्ट नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 2 होगी। इसी तरह अगर आप दूसरे के लिए मालूम करना चाहते हैं तो 2² का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं इससे आपको मिल जाएगा 4। उस 4 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? 8। इसी तरह अगर आप थर्ड शेल में देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो सकती है तो n की वैल्यू क्या है? 3 और 3 के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 जो है ये 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 9। जब 9 को आप इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इससे आपको क्या मिल जाएगा? इससे आपको मिल जाएगा 18। सो थर्ड नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी? 18। और इसी तरह फोर्थ
अब फोर्थ के लिए क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर, 4 ज़रबे 4 आ जाएगा 16, 16 ज़रबे 2 इज इक्वल टू 32। इसी तरह 5 के लिए करना चाहते हैं, 5 ज़रबे 5 25, 25 दूने 50। इसी तरह आप मज़ीद शेल के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो समझ आ गई कि किस शेल में सब शेल कितने हो सकते हैं। तीसरे में 3 होंगे, चौथे में 4 होंगे, पांचवें में 5 होंगे, पहले हमने पढ़ लिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सब शेल है, जैसे एस हो गया, पी डी एंड एफ हो गए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद या इसमें ऑर्बिटल की तादाद कितने हो सकती है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। एस में 2, पी में 6 और डी में 10 एंड एफ में 14 हो सकते हैं। फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस सब शेल में आ जाएंगे। सेकंड में जो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2n² के फार्मूला से हमने देख लिया कि सेकंड में कितने आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब सेकंड में सब शेल कितने हो सकते हैं, वो 2, उसकी n वैल्यू से मालूम हो गया है। अब इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 2, और p में कितने हो सकते हैं 6, तो 2 + 6 आ जाएगा 8। और थर्ड में अगर आप देख लें, थर्ड नंबर शेल में कितने सब शेल होंगे 3, 3s 3p एंड 3d, और इसमें कितने आ सकते हैं 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 और d में कितने आते हैं 10, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18। फोर्थ के लिए आप देख लें, इसमें सब शेल की तादाद कितनी होगी 4, और इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 2, p में इलेक्ट्रॉन की तादाद 6, d में इलेक्ट्रॉन की तादाद 10, f में इलेक्ट्रॉन की तादाद 14। तो इनको आप जमा कर लें, ये आपको देगा क्या 32। अब अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रही हैं कि p में 6 क्यों, d में 10 क्यों और f में 14 क्यों, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप 9th लेवल पे ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्बिटल्स है इनकी तादाद किसी सब शेल में कितने हो सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको। The number of orbital in a subshell is determined by the magnetic quantum number. Magnetic quantum number is one of the quantum number. Total quantum number की तादाद होती है 4. What is quantum number? These are number which explain the complete behavior of electron present in any atom. किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी सारी बिहेवियर, हर किस्म की मालूमात जो है वो क्वांटम नंबर से मिलते हैं हमें। ओके, तो ये सब शेल में मौजूद ऑर्बिटल की तादाद का हमें कैसे पता चलेगा, तो वो हमें पता चलता है इसकी एल वैल्यू से, जिसकी रेंज होती है -2 0 देन प्लस। क्या मतलब हुआ इसका? लेट सपोज आप कहते हैं कि एस की वैल्यू जो है वो 0 है, तो क्यों है? अब हम आते हैं इसकी तरफ। एल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एल वैल्यू ऐसे करते हैं, n-1 पहला शेल है तो पहले शेल की n वैल्यू क्या हो गई 1, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 में आप माइनस प्लस नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि इसकी जो एल वैल्यू है दैट इज 0। अब इसमें कितने ऑर्बिटल हो गए 1। जितने वैल्यू आपके पास आएंगे उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे। अब हम आते हैं p की तरफ। p जो है हमने फर्स्ट शेल में देखा था कि हमारे पास कोई p जो है सब शेल नहीं था। p के लिए हम क्या करते हैं, l वैल्यू मालूम करते हैं। l वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, n-1 ये सेकंड नंबर शेल में आया था तो 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, ये -2 प्लस, यानी कि -1 0 एंड +1, तो कितने हो गए? इसकी वैल्यू की तादाद कितनी है 3 है, तो इसका मतलब है कि इसमें 3 ऑर्बिटल्स हो गए। इसी तरह अगर आप d के लिए मालूम करना चाहते हैं तो n-1 थर्ड में आया था तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब 2 का हम ऐसा कर सकते हैं कि -2 to +2 जब जाएंगे तो इसमें तादाद कितनी आ रही है, -2 - 1 0 +1 +2 5 हो गई। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्बिटल की तादाद कितनी है 5 है। इसी तरह L की वैल्यू अगर F के लिए हम मालूम करना चाहें n-1 हो जाएगा 4 - 1, तो 4 - 1 हो जाएगा 3। अब -L2 + L का मतलब है कि अगर इसकी L वैल्यू 3 है तो -3 से स्टार्ट करो अप टू 0 जाओ, अप टू
+3 तक जाओ तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें सब जो ऑर्बिटल्स है उसकी तादाद कितनी हो गई, वो हो गई 7 ऑर्बिटल। अब हम ये भी जानते हैं कि हर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल हमने क्या पढ़ा कि उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 1 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में 3 × 2 = 6। इस वजह से हम कहते हैं कि P में 6 आएंगे, D में 10 आएंगे क्योंकि 5 ऑर्बिटल है, हर एक में 2 आ जाएंगे, 7 में 14 आ जाएंगे। तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आप इसका मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो जो p ऑर्बिटल है वो होगा px, py एंड pz। इसी तरह जो d ऑर्बिटल है वो dxy, dyz, dzx, dx² y² एंड dz²। इसी तरह आप f के लिए भी देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि s ऑर्बिटल इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एक क्लॉकवाइज होगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब इसमें पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, दूसरा इसमें आएगा, तीसरा इसमें आएगा। किसने बताया था हमें? हॉर्न्स रूल ने बताया था। चौथा इसमें आ जाएगा, पांचवा इसमें आ जाएगा, छठा इसमें आ जाएगा, तो हो जाएगा p6। और इसी तरह d में आप देख लें, इसमें ऑर्बिटल की तादाद कितनी है, तो ऑर्बिटल की तादाद इसमें 5 है। हर एक में कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 2 वो इस तरह से आएंगे कि पहले इसमें आ जाएगा, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें, चौथा, पांचवा। फिर उसके बाद पेयर आप स्टार्ट कर लेगा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। अब अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रही हैं कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लाजमी है कि इसमें आएगा, नो, ये सारे के सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल है, जिसमें भी जाना चाहे जा सकता है। इसी तरह px, py, pz में px में जितने % चांसेस है आने के, उतने ही py में चांसेस है, उतने ही pz में चांसेस है, किसी में भी आ सकता है। लेकिन जिसमें एक आ गया, दूसरा उसके साथ पेयर अप होने के बजाय सिंगल जाएगा, ये याद रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बोर्स एटॉमिक मॉडल। लेकिन उसमें कुछ डीमेरिट्स या आप कह सकते हैं कि ड्रॉबैक्स भी है, वो भी आप नोट कर लें। 9th क्लास लेवल पे अगर आप एक भी ड्रॉबैक समझते हैं तो आपके लिए काफ़ी है। वो क्या था? ओनली वर्क्स फॉर हाइड्रोजन। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स, कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स आता है, मैं आपको दिखा देता हूं, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन पे अप्लाई हो सकता है। हाइड्रोजन से हट के अगर इस तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आता है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद एक से ज़्यादा हो, तो फिर जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसे मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो पे मैंने मेहनत की है तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा।